नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम शुद्ध सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को रामनवमी की रैली निकालने के लिए कोर्ट की शरण में जाना पड़ा, क्योंकि राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस ने रैली की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि कोलकाता हाई कोर्ट ने हावड़ा में रैली निकालने की इजाज़त दे दी है, मगर कोर्ट ने कहा है कि इस रैली में हथियारों की अनुमति नहीं रहेगी। अंजनी पुत्र सेना, विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी की इस रैली में 500 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। पिछले कुछ सालों से हावड़ा में रामनवमी के दौरान हिंसा की घटनाएं हुई थी। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि इन गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार लोगों का ममता बनर्जी सरकार बचाव करती है। सरकार के इसी रवैये का विरोध करते हुए बीजेपी ने इस साल रामनवमी पर पूरे बंगाल में 2000 स्थानों पर शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इन शोभा यात्राओं में 1 करोड़ लोगों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि इन रैलियों के लिए प्रशासन ने किसी तरह की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम के नाम पर निकलने वाली शोभा यात्रा के लिए कैसी अनुमति? उन्होंने कहा कि ये शोभा यात्राएं शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएंगी। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल के 14 जिलों में रामनवमी से पहले तनाव बढ़ने लगा है। तनाव की आशंका वाले सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। बंगाल में पहले रामनवमी पर इतना उत्साह नहीं होता था, लेकिन 7 साल से रामनवमी राजनीति का हथियार बन गई है। बीजेपी नेता दिलीप घोष का कहना है कि टीएमसी की सरकार में हिंदू त्योहारों में जगह जगह हमले हो रहे हैं, क्योंकि जगह जगह मुस्लिम बस्तियां और मस्जिदें बना दी गई हैं। इन इलाकों से जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी जाती है। हिंदुओं में असुरक्षा का भाव आ रहा है। रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है। लोग इस बहाने एकजुट हो रहे हैं, इसलिए बंगाल की आम जनता ने भी रामनवमी को स्वीकार कर लिया है। वहीं इस बार टीएमसी का हिंदी प्रकोष्ठ भी रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की तैयारी कर रहा है। ममता बनर्जी ने रामनवमी के लिए नारा दिया है, रामलला की निकली सवारी, तलवार पर कलम है भारी। टीएमसी के लोग तीर और धनुष की जगह कलम और धनुष का प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बंगाल में हिंदुओं को संगीन के साए में अपना त्यौहार मनाना पड़ेगा? क्या बंगाल में लगातार बढ़ती मुस्लिम आबादी हिंदुओं पर भारी पड़ रही है? क्या मुस्लिम इलाकों से या इबादत गाहों के सामने से शोभा यात्रा निकालना जुर्म है? क्या वाकई बंगाल के हिंदुओं में असुरक्षा का भाव आ रहा है? और क्या तुष्टीकरण के नाम पर राज्य सरकार हिंदुओं का दमन कर रही है? ये तमाम अहम सवाल जिनका जवाब इस चर्चा में तलाशने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ टीएमसी की तरफ से राज खान जी जुड़ गए हैं। राज खान जी प्रवक्ता हैं टीएमसी के, और आलोक पांडे जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और बीजेपी से हरगोविंद अरोड़ा जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी हरगोविंद अरोड़ा जी। हरगोविंद जी, आपका बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आलोक पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हरगोविंद जी, बार बार आप लोगों पर आरोप लगता है कि बीजेपी श्री राम के नाम के जरिए हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करती है और उसका फायदा उठाती है। वंदे मातरम। जी हरगोविंद जी, देखिए, जो बंगाल में हो रहा है या होने जा रहा है वो क्या है? मुस्लिम तुष्टीकरण की तो परिकाष्ठा है। और यदि बहुसंख्यक जिनका ये मूल तो यहाँ के मूल नागरिक, यदि उनके हित और उनके विषय में बात करना और उससे लाभ लेना, तो इन राजनीतिक दलों का भी बिल्कुल स्वागत है। ममता दीदी भी उसका लाभ उठाए, समाजवादी पार्टी भी उसका लाभ उठाए, कांग्रेस भी उसका लाभ उठाए। और सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ममता बनर्जी से ये कहना चाहूंगा कि वो क्या अपनी ये वसीयत करके जाएंगी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार न किया जाए, उन्हें कब्र में दफना दिया जाए? नहीं, मरते समय भी मोक्ष उन्हें सनातन के नाम से ही मिलेगा और उनकी जीवा पर हे राम ही होगा।
जी हरगोविंद जी, तो ठीक है कैसे? ठीक है ठीक, आलोक पांडे जी, हाँ ठीक है, हरगोविंद जी आपके पास आऊँगा। आलोक पांडे जी, बंगाल में बीजेपी का जो मत प्रतिशत है हर बार बढ़ता ही जा रहा है। हम लोगों ने देखा कि पिछले से पिछले चुनाव में 3 सीटों पर बीजेपी टिकी हुई थी, उसके बाद सीधे 77 सीटों पर पहुंच गई है। ये इस तरीके का जो माहौल है, उससे लगता नहीं कि अब हिंदू वोटों का भी ध्रुवीकरण पश्चिम बंगाल में हो सकता है और उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि अगले साल 1 साल बाद ही तो चुनाव है वहां पर। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बंगाल के वोटिंग पैटर्न को बदलना चाहती है। बंगाल का वोटिंग पैटर्न है मुस्लिम मत एक जगह और हिंदू वर्ग बुर्जुआ और नॉन बुर्जुआ में बटा हुआ। जो 77 सालों में बंगाल का मत धार्मिक आधार पर हिंदुओं को नहीं, हिंदू गरीब और अमीर के आधार पर बांटा गया और मुसलमानों को वोट के आधार पर। तो बंगाल में उस तरह से एकीकरण करना बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि 75 साल की राजनीति दूसरी तरह की थी। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी आई और लगा कि लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा अच्छा होगा, बेहतर होगी चीजें, वो उससे ज्यादा गड़बड़ हो गई। नई कम्युनिस्ट लीडर के रूप में वो बंगाल में दिखाई देती है, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर भी गड़बड़ होता है और मुस्लिम तुष्टीकरण का सर्वोच्च स्थान अगर कहीं पर है तो बंगाल और केरला में दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बहुत सुखद स्थिति है कि मुख्य विपक्षी दल बहुत जल्द, बहुत कम समय में बीजेपी बंगाल में एक मुख्य विपक्षी दल के समय आता है। बंगाल में इस समय 2 प्रमुख राजनीतिक शक्तियां हैं, ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के रूप में। तो अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम जो हिंदुओं को हिंदुत्व के आधार पर अगर जोड़ते हैं, क्योंकि मुस्लिम की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है उससे भी ज्यादा जिस तरह से ममता बनर्जी भगवान राम से चिढ़ती है, और आपको सीन याद होगा चुनाव के समय में, लोकसभा के पहले है, कोई कुछ बच्चों ने जय श्री राम का नारा लगा दिया था तो कार उतर आई थी और उन्होंने धमकी दी थी कि वो जेल में भेज देंगे। तो जिस नेता का भगवान राम को लेकर के ये स्वभाव हो, ये चरित्र वो आम लोगों के सामने व्यक्त करती हो, वो रामनवमी पर कैसे एक न्यूट्रलिज्म अपना सकती है? क्योंकि ममता बनर्जी का कोर वोट एक मुस्लिम है और वो उसको संतुष्ट करने के लिए डेवलपमेंट से ज्यादा कट्टर प्रदर्शन करना, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की या मुस्लिम तुष्टीकरण को प्राप्त करने की एक सरल रास्ता है जो पिछले 75 सालों से अलग अलग दलों ने किया है। तो बंगाल की राजनीति एक टर्निंग पॉइंट पर है और भारतीय जनता पार्टी जो 2000 जगहों पर रामनवमी की यात्रा निकाल रही है, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के अंदर इसको लेकर के थोड़ा सा डर और भय प्राप्त है, क्योंकि अगर हिंदुत्व मजबूती से बाहर निकलता है, मजबूत होता है, तो ममता बनर्जी की सत्ता उखड़ भी सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, हरगोविंद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आलोक पांडे जी ने। आलोक पांडे जी ने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वहां पराकाष्ठा है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि आपके साथ हिंदू वोट जो है वो मजबूती के साथ बड़ी संख्या में नहीं जुड़ पाता है, जिसकी वजह से आप चुनाव वहां पर जीत नहीं पाते हैं? देखिए, आलोक पांडे जी ने अभी बात की कि बंगाल की राजनीति एक टर्निंग पॉइंट पर है। मैं दोनों आलोक भाइयों को यह स्पष्ट करना चाहूं कि बंगाल की राजनीति नहीं, आज बंगाल टर्निंग पॉइंट पर खड़ा हुआ है। यदि बंगाल में पुनः ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री आ गई तो बंगाल को बांग्लादेश बनने में चंद महीने, चंद साल नहीं, चंद घंटे ही लगेंगे। और ये वो बंगाल जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र जैसे, बोस जी जैसे महानायक दिए, जिन्होंने विश्व को और देश को वो राह दिखाई, ये वो बंगाल। आज बंगाल क्या बन गया? क्या बंगाल में हालात बांग्लादेश जैसे नहीं है? उसका कारण ना वहां दुर्गा पूजा हो सकती है, ना वहां रामनवमी का जुलूस लिएगा। अरे ममता बनर्जी, आप सोचो, जहां पर कृपा राम जी की हुई वहां पर कृपा करे सब कोई। और जहां तक आपने अभी बात की मुस्लिम ध्रुवीकरण की, और भारतीय जनता पार्टी ने तो केवल हिंदू वोट नहीं, भाजपा चाहती है सबका साथ सबका विकास। उन्होंने तो हिंदू मुसलमान को बांटने का प्रयास कभी किया ही नहीं, वो तो ये लोग कर रहे हैं, और जो स्पष्ट दिख रहा है। और ये जो स्प्रे किया गया है, जो इससे ही जो देश को खाने वाले दीमक के कीड़े हैं, ये बाहर निकल कर आ रहे हैं ना। जी ठीक है, ठीक है। आलोक पांडे जी, ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं कि ऐसा क्या है, एक तरफ ममता जी भर के वहां पर मुस्लिम तुष्टीकरण करती है और ये पूरा देश जानता है, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ बड़ी संख्या में हिंदुओं का वोट भी रहता है।
हिंदू वोट बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ नहीं रहता है, बड़ी संख्या में ममता जी के साथ ही रहता है, जिसकी वजह से ममता जी लगातार चुनाव जीत रही हैं। इसके दो कारण हैं। एक हमने पहले फेस में भी बताया था कि बंगाल में बुर्जुआ और नॉन बुर्जुआ की कॉन्सेप्ट ज्यादा है, एलीट हिंदू और नॉन एलीट हिंदू, इस तरह से बंटवारा किया गया है। गरीब और अमीर का बंटवारा ज्यादा रहा है, हिंदुत्व का उस तरह से प्रभाव बंगाल में नहीं दिखा। दूसरा, आप देखेंगे कि 77 सीटें जीतने के बाद ममता बनर्जी की सरकार फिर भी बन गई और 100 विधानसभा की सीटें ऐसी थी जहां 100 से लेकर 1000 वोट से ही बीजेपी हारी। उसके बाद में भी ममता बनर्जी के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जब बीजेपी को वोट देने वाले लोगों का उन्होंने शोषण किया, तो भारतीय जनता पार्टी उस तरह से बंगाल के लोगों के साथ नहीं खड़ी हुई। बंगाल के लोग नाराज है इस बात से, इसीलिए लोकसभा में कम सीटें और मिली इनको, क्योंकि बंगाल के उन वोटर्स को जिन्होंने ममता बनर्जी के उस नाराजगी को मोल लेते हुए कि पता चले अगर ममता बनर्जी जीत गई तो उनके साथ क्या दुर्दशा होगी, उसके बाद में भी बहुत सारे हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन बीजेपी बंगाल के उन वोटर्स को जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, आशाएं छोड़ करके दिल्ली भाग गई। दिल्ली ने कोई मदद नहीं की उन बंगाली हिंदुओं की जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। तो इसीलिए लोकसभा में बीजेपी की जिस तरह से सीटें बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ी, क्योंकि बंगाल के हिंदुओं को लगा कि ममता बनर्जी जब हार ही नहीं सकती, इन्हीं को रहना है तो इन्हीं को वोट दो, बीजेपी हमारी रक्षा नहीं करती है। तो ये बीजेपी की गलती है कि बुरे वक्त में वो अपने उन वोटर्स के साथ नहीं खड़ी हुई जिन्होंने ममता बनर्जी के अगेंस्ट में वोट दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, आज वहां उन हिंदुओं की रक्षा हो रही है। हरगोविंद जी, ये देखिए एक अहम सवाल है कि एक आपकी छवि, यानी कि पार्टी की जो छवि है, एक राष्ट्रवादी छवि है, एक हिंदूवादी छवि है, लेकिन उसके बाद भी पश्चिम बंगाल का जो हिंदू है वो आपके साथ मजबूती से क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? कहां खामी रह जाती है जिसकी वजह से ममता जी के साथ वो चला जाता है और ममता जी की सरकारें बनती जा रही हैं? देखिए, भय और जिस ढंग से पिछले चुनाव में उनसे वोट लिए गए, वहां बूथ कैप्चरिंग की गई, वहां ये हालात हुए, वो सारे विश्व ने आपके चैनलों के माध्यम से देखे। और जिन हिंदुओं ने बहकावे में आकर भी टीएमसी को वोट किया, आज वो रामनवमी के अवसर पर वो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा ना, कि अगर वो टीएमसी को और ममता बनर्जी को वोट करते हैं तो उनका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अपने ही देश में 47 जैसे हालात होंगे, वही बंगाली हिंदू शरणार्थी बन जाएंगे बंगाल में। तो ये तो सोचने का विषय वहां के मतदाता के लिए है। भारतीय जनता पार्टी देश के अंतिम व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहती है और उसके पीछे खड़ी है। क्या आप समझा नहीं पा रहे हैं? क्या आप पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को समझा नहीं पा रहे हैं अपनी बात? कुछ हो सकता है, कहीं ऐसी बिल्कुल, ठीक है। टीएमसी से हमारे साथ राज खान जी भी जुड़ गए हैं। हरगोविंद जी आपके पास आऊंगा। हमारे साथ टीएमसी से राज खान जी भी जुड़ गए हैं। राज खान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, हम आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राज खान जी, टीएमसी पर आरोप है कि वो पूर्ववर्ती जैसे कम्युनिस्ट सरकारें करती रही हैं कि हिंदू विरोधी कार्य करना, मुस्लिम परस्त होना, क्या ये वोट बैंक के लिए आप लोग भी उसी ढर्रे पर चलते जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो कह कर गए हैं कि दुर्गा पूजा नहीं मनाने दिया जाता है, तो जहाँ तक मैंने देखा है पिछले कई 7-8 सालों से जो है दुर्गा पूजा हो या कोई और भी पूजा हो, उसमें 10 से 12 से 15 दिन तक जो है रोड बंद किया जाता है और बहुत खुशी से जो है बंगाल के हिंदू दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करते हैं और सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी शामिल होते हैं। तो ऐसा कोई राजनीति नहीं चलता है बंगाल में। ये लोग बस चाहते हैं हिंदू मुसलमान को लड़ाना, भाई को भाई से जुदा करने का काम करते हैं लोग। हम चाहते हैं, दूसरा इन लोग का या आप चाहते हैं? जी हरगोविंद जी, आप कुछ कह रहे हैं? तुष्टीकरण कौन कर रहा है? एक्शन का रिएक्शन तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है ना, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। आप तुष्टीकरण करेंगे, आप वहां के मूल नागरिकों पर अत्याचार करेंगे, घुसपैठियों के समर्थन में आप खुल के खड़े होंगे। यहाँ प्रश्न हिंदू मुसलमान का नहीं है, यहाँ प्रश्न है कि आप बांग्लादेशी घुसपैठियों के पीछे पूरी मजबूती से खड़े हैं और देश के संसाधनों को लूटने की और देश के सम्मान को लूटने की। आप दोनों पास होगा। आलोक पांडे जी, पश्चिम बंगाल की राजनीति का इतिहास रहा है
कि जिसके साथ वहाँ का मुस्लिम रहा उसकी सरकारें बनती रही हैं, कम्युनिस्ट के साथ रहा तो कम्युनिस्ट की सरकारें बनती रहीं, फिर बीच में कांग्रेस का भी एक दौर आया, कांग्रेस के साथ जुड़ा तो कांग्रेस के साथ सरकारें बन रही हैं। अब ममता जी के साथ है वहाँ का मुस्लिम तो ममता जी की सरकार बन रही वहाँ पर। बीजेपी को क्या लगता नहीं है कि कहीं स्ट्रैटेजी में, उनकी प्लानिंग में कोई कमी है कि ऐसी कोई परिस्थिति वहाँ पर पैदा करे कि कांग्रेस के साथ भी कुछ मुस्लिम जाए, कुछ कम्युनिस्ट के साथ भी जाए, तभी तो उनका कुछ फायदा हो पाएगा? क्योंकि आज की डेट में, या फिर यह भी हो सकता है कि हिंदू जो मत है वहां पर बीजेपी अपनी बात नहीं समझा पा रही है, वहां कहीं फेल्योर है बीजेपी का, जिसकी वजह से बीजेपी वहां पर चुनाव हारती जा रही है। देखिए इसमें कम्युनिस्टों का बड़ा योगदान है। कम्युनिस्टों ने जो वहाँ के विचारों से लेकर के उसके बाद हिंदुओं में एक दूसरी तरह की विचारधारा है। मैं तीसरी बार आपको एक बात बता रहा हूँ जिसमें भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत सफल भी रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में की राजनीति बगैर मुसलमानों के नहीं चली। और आप देखते हैं वक्फ बोर्ड की जमीनों में सबसे ज्यादा जो विवाद है वो उत्तर प्रदेश में भी है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे कई जगहों पर बहुत सफलतापूर्वक उसने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है। लेकिन वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सफलता तो मिली है, क्योंकि आज जो लंबे समय से सत्ता में थे कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस, उनके पैर उखाड़ दिए हैं और बीजेपी मुख्य विपक्षी दल हो गई। लेकिन अभी उसको उतनी सफलता नहीं मिली कि वो ममता बनर्जी के पैर को उखाड़ सके। अब इसके लिए क्या, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने पैर जमाने की इच्छा ही नहीं रख रहे, इस डर से कि बीजेपी जीत जाएगी। तो अगर यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने पैर को जमा ले तो बीजेपी इतने वोट के साथ और उस एक हवा के साथ तो सरकार बना सकती है, लेकिन ये संभव नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को उस चैलेंज को स्वीकार करना पड़ेगा जो अभी लोकसभा में या राज्यसभा में मिला है कि बंगाल में जीत कर दिखाइए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन करेगी और वहां के हिंदुओं को हिंदुत्व के आधार पर जोड़ेगी। और अगर बीजेपी वहां हार भी जाती है तो वहां के हिंदुओं को, जो बीजेपी का वोटर होगा, उसको किसी भी चुनाव में छोड़ेगी नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी पिछले जो चुनाव में छोड़ दिया था, अगर नहीं छोड़े तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा रास्ता निकलता। ठीक आलोक जी। राज भाई, ऐसा क्या होता है कि रामनवमी आती है तनाव बढ़ जाता है? रामनवमी पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं बगैर संघर्ष के पश्चिम बंगाल में होती ही नहीं है। वहां पर ऐसा क्या है कि हिंदू मुसलमान ये विवाद कॉमन सी बात हो गई है? देखिए सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली में होता क्या है, ये जब भी रामनवमी का जुलूस निकलता है या रैली निकलता है तो कुछ आरएसएस के जो दंगाई है वो भीड़ में शामिल होकर जो है भीड़ को बरगलाने का काम करते हैं और मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। ये इनका असली एजेंडा होता है। ये जहां देखते हैं भीड़ खाली है, मुसलमान भड़कते क्यों हैं? ये पत्थर चलाने का काम करते हैं और हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं। अभी देखिए ईद गया, हिंदू मुसलमान दोनों ने मिल के मनाया। अभी पूजा किया तो पूजा में भी हिंदू अगर संघ का स्वयंसेवक, जो जाहिल लोग संघ का स्वयंसेवक दंगाई होता तो पत्थरबाजी तो ईद के कार्यक्रम पर होती ना। लड़ाई झगड़ा हो, पत्थरबाजी हिंदुओं के ही त्योहारों पर क्यों होती है? जुदा हो जाए, हिंदू मुसलमान से जुदा हो जाए। बंगाल में ऐसी आप तो नहीं खुलेआम घुसपैठी बांग्लादेशियों को शह दे रहे हैं। दिल्ली में कीजिए। हरगोविंद जी, एक बहुत बड़ी समस्या है वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ। उसका पॉलिटिकल कई सारे मायने हैं, पॉलिटिकल लाभ लोग लेते हैं। जहां जहां बांग्लादेशी घुसपैठी है उसका लाभ लिया जाता है। लेकिन एक चीज बार बार टीएमसी आप पर एलिगेशन लगाती है कि केंद्र सरकार के पास है, सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ ना रुक पाए? आलोक जी, पहले अरोड़ा जी से पूछ लेता हूं, उसके बाद फिर आपसे भी आप पर भी आऊंगा। देखिए, पिछले इतने वर्षों में जो घुसपैठी है वहां पर अपनी बस्तियां बसा चुके हैं, अपनी आबादी बढ़ा चुके हैं और जिन्हें ये वोटर कार्ड बनाकर मान्यता दे चुके हैं, उनको वहां से मूल जड़ से निकालने के लिए तो वहां राज्य में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होना अनिवार्य है। अभी दिल्ली का उदाहरण आपके सामने है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 27 वर्ष के बाद जब आई सरकार, तो पहला काम क्या किया? घुसपैठियों को चिन्हित करके देश से बाहर करना, क्योंकि देश के मूल संसाधनों पर अधिकार तो देश के मूल नागरिकों का है ना जी। और भौगोलिक स्थिति वहां ऐसी है, भाषा एक सी, कद काठी एक सी, बांग्लादेश और यहां, तो घुसपैठ करने में उन लोगों को आसानी होती है।
जी और ठीक है, उसके लिए वहां की सरकार उनको पोषित करती है। ठीक है, ठीक है। आलोक पांडे जी, इसको और आप भी थोड़ा सा क्लियर करिएगा, ब्रीफ करिए इसको। इसमें यह था कि कांग्रेस सरकार ने कभी भी बाउंड्रीज का डिसीजन नहीं किया कि कौन सी जगह बांग्लादेश है, कौन सा भारत है। इस वजह से आधा गांव बांग्लादेश में, आधा भारत में पड़ता था। घुसपैठ आसान थी। इस पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने पहले तो सीमांकन किया, उसके बाद बाउंड्रीज पे तार भी लगाए, जैसे पाकिस्तान बॉर्डर में है, और लगभग तारबंदी बाड़बंदी होने का कार्य लगभग कंप्लीट है। इसीलिए ममता बनर्जी सरकार परेशान है। केवल 150 किलोमीटर या कुछ 100 किलोमीटर का ही तारबंदी रह चुकी है, वरना भारत बांग्लादेश के अंदर लगभग पूरा तारबंदी हो गई है। तो जिस दिन तारबंदी पूरी हो जाएगी, घुसपैठ लगभग खत्म हो जाएगी, घुसपैठ नहीं हो पाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी या किसी भी रूलिंग पार्टी को यह कहना कि उनकी सरकार है बहुत आसान है, लेकिन पिछले 75 सालों में रूलिंग पार्टी ने घुसपैठियों को लेकर के कोई ऐसी नीति नहीं बनाई थी। और बंगाल की सरकार ने जो बॉर्डर से घुसपैठ कर लेते थे उनको बसाने का काम किया, ऑर्गेनाइज तरीके से मुसलमानों की बस्तियां बनाई। इसलिए मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ में है और बीजेपी के पास लगभग अंतिम मौका है 2026 में, क्योंकि जिस दिन 40% मुसलमान बंगाल में हो जाएंगे, कोई भी पार्टी उन्हें नहीं हरा पाएगी और 30% मुसलमान बंगाल में हो चुका है। जी बिल्कुल। राज भाई, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है क्या आपकी, तुष्टीकरण, जिसके माध्यम से आप शासन सत्ता में बने रहते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये लोग बस बंगाल को बदनाम करने का काम करते हैं। इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, ये लोग बंटवारा ही का राजनीति करते हैं और ये लोग यही सीखे, इन लोग का सिद्धांत ही यही है। ये लोग कभी हिंदू मुसलमान साथ रहने का, साथ चलने का, साथ काम करने का बात नहीं करेंगे। ये लोग वही चीज देश को बताएंगे जिसमें जो है भाईचारगी खराब हो। आप इनका जितना शब्द देखिएगा, ये बोल रहे बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं आपका बात। अब आपकी नीति देश को बदनाम कर रही है और कैसा भाईचारा, एक भाई और दूसरा उसका चारा। बांग्लादेशी क्या बात कर रहे हो आप? आप हमारे सरकार से सवाल करके क्या करेंगे इस बात का? चलिए, हमारा सरकार है, एक सत्ता के सुख के लिए आपने देश की अस्मिता दांव पे लगा दी। गृह मंत्री तो वो है, वो जवाब देंगे इस बात का। और दूसरी तरफ आप देखिए कि सीए एनआरसी का जो मुद्दा लाया था केंद्र सरकार ने, आप एक तरफ बोलते हैं कि देश में घुसपैठी है और दूसरे तरफ जो है आप खुद बोलते हैं कि दूसरे देश से लोगों को बुलाकर जो है यहाँ हम जो है उनको नागरिकता प्रोवाइड करेंगे। आप नॉर्मल सा बात बताइए, 2,000 आदमी भी नहीं आया है, 2,000 आदमी भी नहीं आया है, मगर जब से भारतीय जनता सरकार का पार्टी है देश में, तब से 12 से 13 लाख लोग जो है देश का सिटीजनशिप छोड़ के चले गए। तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप यूथ से क्या चाहते हैं इस देश में, बताइए। जो यूथ को सैलरी स्लिप का जरूरत है, जो यूथ को रिक्रूटमेंट का जरूरत है, जो यूथ को हाथ में पैसे की जरूरत है, जो यूथ को जरूरत है। राज भाई यही सवाल तो आपसे भी है। राज भाई यही सवाल तो आपसे भी है। आप हमेशा ये बात कहते हैं ना, हरगोविंद जी आपके पास आऊंगा। राज भाई, हमेशा आप लोग ये कहते हैं कि केंद्र सरकार बेरोजगारी पर बात नहीं करती है, महंगाई पर बात नहीं करती है। अरे आपके यहाँ कितने कल कारखाने आ गए, आपके यहाँ कितने बेरोजगारों को रोजगार मिल गया? आप भी तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हो। यहाँ बहुत अच्छे से डेवलपमेंट है। टाटा उसका उदाहरण है। आपने क्या हाल कर दिया था? कोई उद्योगपति क्या बंगाल में इंडस्ट्री लगाना चाहता है? सरकार को जज नहीं कर सकते हैं। एक पॉइंट लेके आप पूरा सरकार को जज नहीं कर सकते। आप जमीन में उतर के देखिए, यहाँ आपका बिहार और आप 10 इंडस्ट्रियों के नाम गिनवा दिए। आलोक भाई ये मुझे लगता है जो बंगाल का एक नेचर बन गया है ना, हिंसा और तनाव, इसकी वजह से पश्चिम बंगाल के भी वही हालत होते जा रहे हैं कि वहां पर कोई अच्छा जाता ही नहीं, अच्छा कोई बिजनेसमैन जाता ही नहीं, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, निवेश है ही नहीं। ये देन है टीएमसी की। मेरा मानना है कि कोई भी कंपनी तब जाएगी जब उसका पैसा सुरक्षित हो। अरे बंगाल में सिर्फ हिंदू सुरक्षित नहीं है तो कंपनी का पैसा कहां सुरक्षित रहेगा? और ये कह के सर मेरा नंबर, ये कह के सर प्लीज मेरा नंबर है। हम लोगों ने देखा राज भाई, भैया मेरा नंबर है प्लीज। टाटा जैसा प्लान क्या बंगाल में? हरगोविंद जी आलोक जी की बात खत्म हो जाने दीजिए जी, आपके पास आऊंगा जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब डेवलपमेंट की बात आती तो टीएमसी प्रवक्ताओं को बताना चाहिए कितनी इंडस्ट्री लगी। अब आप बगले झांकने लगते हैं, आप बिहार से तुलना करते हैं, तो क्या आप बिहार जैसा ही बनना चाहते हैं बंगाल को? इतना हेली ब्रेन
जो संपूर्ण विश्व में सबसे बेहतरीन ब्रेनों में से एक माना जाता है, आपने क्या किया? उसको दबा के रख दिया, एक कौन के आगे गिरने रख दिया। तो इस तरह के बंगाल को नहीं बना सकते जी। जहां दुर्गा पूजा में मुसलमानों के लिए नमाज करने की व्यवस्था हो। आप ऐसा देश बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुओं की पूजा करने की व्यवस्था क्यों नहीं है? बिल्कुल हरगोविंद जी, अपनी 10 सेकंड में बात खत्म करिएगा, 10 सेकंड में, वक्त कम है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बच्चे पैदा करने का उद्योग बन गया बंगाल में की उद्योग की परिभाषा ये है। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। हरगोविंद जी आपका बहुत शुक्रिया करूंगा, आलोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया करूंगा, और राज भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी पर मुस्लिम परस्त होने के आरोप लगातार लगते रहे। इससे पहले कम्युनिस्ट सरकार पर भी ऐसे ही आरोप लगते थे। ये तो एकदम सच है कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम में टकराव लगातार बढ़ रहा है। क्या सूबे की 27% मुस्लिम आबादी 70% हिंदुओं पर भारी पड़ रही है, या सरकार का संरक्षण मिलने के कारण मुस्लिम बहुल इलाकों में ही हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है? इन अनुत्तरित सवालों के साथ शुद्ध सियासत में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।